क्या आपको पता है काला धन किसे कहते हैं? भारतीय मुद्रा का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? इन्फ्लेशन किन कारणों से होता है? नमस्कार, मेरा नाम है चंद्र तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी तरह के 50 जीके के क्वेश्चन। दोस्तों, इन वीडियो से एक तरफ तो आपकी जीके की नॉलेज बढ़ेगी, दूसरी तरफ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर है क्रोमर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है मुद्रा के प्रचलन से। दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के आदि संस्थापक सर थॉमस ग्रेशम सन 1579 इस विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत के उद्वादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? इसका सही उत्तर है मूल्य का स्थिरीकरण करना। दोस्तों, मुद्रा का कार्य होता है लेन देन को इतना सरल और सस्ता बनाना कि उत्पादन में जितना भी माल बने वह नियमित रूप से उपभोक्ताओं के पास पहुंचता रहे और भुगतान का क्रम निरंतर चलता रहे। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है गर्म मुद्रा। दोस्तों, जिस मुद्रा का बाह्य मूल्य तेजी से गिर रहा हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। गर्म मुद्रा वह विदेशी मुद्रा है जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, दोस्तों हवाला क्या है? इसका सही उत्तर है विदेशी मुद्रा और विनिमय का अवैध कारोबार। दोस्तों, हवाला धन हस्तांतरण करने की एक अवैध और अनौपचारिक प्रणाली है। इसका मतलब है कि किसी एक इंसान या कोई भी ऐसा इंसान जिसे हवाला के जरिए उसे पैसा देना है और उस व्यक्ति द्वारा उन पैसों का हस्तांतरण करना है, इस प्रक्रिया में अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी मुद्रा का विनिमय किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, हार्ड करेंसी से क्या मतलब है? दोस्तों, एसएससी 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधिग्राह्य मुद्रा। दोस्तों, विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जो भुगतान के साधन के रूप में जनता स्वीकार करती है। कोई भी व्यक्ति भुगतान के रूप में इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है तो सरकार द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, सस्ती मुद्रा से क्या मतलब है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। अगला क्वेश्चन ये रहा, किन देशों में मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? इसका सही उत्तर है विकसित देशों में। दोस्तों, जब किसी देश की मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है तब उस देश की मुद्रा विनिमय बाजार में कठिनाई से उपलब्ध हो पाती है। ऐसी मुद्रा को हार्ड करेंसी कहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? इसका सही उत्तर है रुपया। दोस्तों, भारतीय रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय रुपये को 100 पैसों में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाने को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जिसके पास काला धन होता है वह इसके बदले में नई मुद्रा लेने की साहस नहीं जुटा पाता है और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? इसका सही उत्तर है जे बी से। दोस्तों, इनका पूरा नाम था जैन बैप्टिस्ट से।
इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेट डी इकोनॉमिक पॉलिटिक जो 1803 में लिखी गई थी, बाजार संबंधित जिस संक्षिप्त नियम का प्रतिपादन किया गया था उसी को से के बाजार नियम से कहा से के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी होना। दोस्तों मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन इसे ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुक्त बाजार नीति। मुक्त बाजार नीति मुक्त और स्वेच्छा से किए जाने वाले विनिमय यानी आदान प्रदान का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें उत्पादक कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं और स्वैच्छिक रूप से तय हुई हुई कीमत पर अपने उत्पादों को एक दूसरे को साथ विनिमय करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन ये रहा, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अंग्रेजी शब्द स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर दोनों ही उच्च रहते हैं। यह एक देश के लिए आर्थिक रूप से मुश्किल स्थिति होती है चूँकि इस समय में दोनों ही जैसे मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता की समस्या एक साथ उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं। दोस्तों एसएससी 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है महंगी हो जाती है। दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन यह रहा, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के कारण सबसे अधिक हानि होती है? एसएससी सीपीओ एसआई 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है देनदार। मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को हानि और ऋणी वर्ग को लाभ होता है। जैसे समझ लें, एक व्यक्ति ने अगर 2000 रुपये की राशि एक वर्ष के लिए ऋण पर ली है, एक वर्ष बाद इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी ऋणी को 2000 रुपये की राशि ऋणदाता को वापस करना है, परंतु अब उसका वास्तविक मूल्य पहले से कम हो गया है। यदि ऋण लेते समय इस राशि से 40 क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता था तो अब इससे 30 क्विंटल गेहूं ही खरीदा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऋणी। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं? एसएससी 2013 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका मतलब है कि बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्ययों में कटौती, उपयुक्त सभी विधि से मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? यूपीपीसीएस 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ब्याज दर में कमी। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन यह रहा, इन्फ्लेशन की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब। इसका सही उत्तर है वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर।
दोस्तों मौद्रिक नीति के द्वारा भी हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। इसका सही उत्तर है M1। दोस्तों M1 का मतलब होता है लोगों के पास जो जमा करेंसी सिक्का है या जो पैसे बैंक में जमा है, चाहे वो करंट अकाउंट में हो या सेविंग अकाउंट में हो, प्लस RBI के साथ जमा रकम। दोस्तों अर्थव्यवस्था में ये मुद्रा कहाँ कहाँ व्याप्त है, इसके लिए RBI कोड वर्ड का प्रयोग करती है। कोड वर्ड का मतलब जैसे M1, M2, M3, M4, MO। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जा सकता है? इसका सही उत्तर है M3। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है डाक खाना में मांग जमा। दोस्तों M3 का मतलब होता है M1 प्लस बैंक में जमा टाइम डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन ये रहा, इन्फ्लेशन किन कारणों से होती है? SSC 2013 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है मुद्रा पूर्ति में विधि के कारण होता है। दोस्तों कारणात्मक रूप से मुद्रास्फीति के कई कारण हो सकते हैं। इन्हें मुख्यतः दो रूपों में बांटा जा सकता है, एक डिमांड पुल, दूसरा कॉस्ट पुश। अगला क्वेश्चन ये रहा, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सब इनमें से सभी। दोस्तों विदेशी मुद्रा का आरक्षित भंडार, जिसे फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है, दरअसल सही माने में यह केवल विदेशी मुद्रा जमा राशि और केंद्रीय बैंक तथा मौद्रिक अधिकारियों के पास सुरक्षित बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है किससे? इनका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। दोस्तों विनिमय दर दो अलग अलग मुद्राओं की सापेक्ष कीमत होती है, अर्थात एक मुद्रा के पदों में दूसरी मुद्रा के मूल्य की माप किन्हीं दो मुद्राओं के मध्य विनिमय की दर या उनकी पारस्परिक मांग और आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था? पत्र मुद्रा का मतलब है नोट का चलन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1806 में। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पे खर्च होता है? इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम के आयात पर। दोस्तों भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा सर्वाधिक होता है तथा इस पर भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक मुद्रा खर्च की जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत अपने कुल आयात का 65% भाग पेट्रोलियम पर खर्च करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वह आय जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है। दोस्तों काली मुद्रा से तात्पर्य वह पैसा है जो व्यक्ति अवैध तरीके से या चोरी करके कमा लेता है तथा उसे अनगिनत नाम से सुरक्षित रख लेता है, इसे ही ब्लैक मनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। दोस्तों अवमूल्यन आर्थिक शब्दावली का एक हिस्सा है। जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों अवमूल्यन में विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है और अवमूल्यन में घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अवमूल्यन के उद्देश्य का क्या उद्देश्य होता है? SSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है निर्यात को प्रोत्साहित करना। दोस्तों अवमूल्यन का उद्देश्य न केवल व्यापार संतुलन में सुधार करना होता है बल्कि इसके द्वारा विदेशी पूंजी तथा ऋणों को भी आकर्षित करना होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य देश में आर्थिक विकास तथा विनियोग
व उत्पादन में वृद्धि को भी प्रोत्साहित करना होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? इसका सही उत्तर है अवमूल्यन। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन को एक निश्चित अवधि के भीतर किसी देश के निवासियों तथा अन्य देशों के बीच किए गए सभी मौद्रिक लेन देन के रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? इसका सही उत्तर है 3 बार। दोस्तों, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से अभी तक भारतीय रुपये में 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? इसका सही उत्तर है 1949 में। दोस्तों, प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में की गई कटौती को अवमूल्यन कहते हैं। भारत में 1947 से अभी तक 3 बार अवमूल्यन किया गया है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? इसका सही उत्तर है 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था कब? यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है 1922 और 93 के केंद्रीय 1992-93 के केंद्रीय बजट में। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको आज की दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।